अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है अपाचे स्पार्क। हडूप को हमने जितना स्टडी करना था वो हम कर चुके हैं। अब हडूप के साथ साथ जो बाकी जितने भी जो उससे पैरेलल जो एपीआई या जो टेक्नोलॉजीज हैं या उसके अंदर जो यूज हो रही है या उसके साथ साथ जो यूज हो रही है उसको जो हेल्प आउट कर रही थी, तो हम इस थ्रू आउट मिड में या थ्रू आउट मिड के बाद जितने भी लेक्चर है हम इसको स्टडी करते जाएंगे। ठीक है। अब ये अपाचे स्पार्क जो है ये हडूप का एक बहुत बड़ा कंपटीटर है, बहुत बड़ा उसके पैरेलल में आया हुआ है। और हडूप के अंदर जो पिछले लेक्चर में हमने जो डिफिशेंसीज बताई हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल वो स्लो हैं, वो बैच प्रोसेसिंग कर रहा है, वो रियल टाइम को प्रॉपरली नहीं हैंडल कर पा रहा है, और उसके अंदर और क्या चीज़ें यूज़ की थी, कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है इसमें, क्योंकि उसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है वो खुद ही कम्प्लेक्स है जावा। जैसे इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना शुरू करें तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। या जैसे आप इसके अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लेते हैं तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी कम्प्लेक्सिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है हडूप के अंदर भी कम्प्लेक्सिटी होगी अगर उसके जो बेसिक जो लैंग्वेज है जो जिसमें वो बना हुआ है उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी है तो उसके अंदर भी होगी। तो आज जो लेक्चर हैं अपाचे स्पार्क के ऊपर हैं। जो हडूप के अंदर जो डेफिशिएंसीज वगैरह हैं वो अपाचे स्पार्क ने अप टू एक लिमिट तक सॉल्व की हुई है। मतलब वो बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो स्पार्क के अंदर बैच भी हो रही होती है, साथ साथ रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कर रहता है। वो उसके अंदर स्लो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, स्लो प्रोसेसिंग हो रही होती है। अपाचे स्पार्क में काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही होती है, 100 टाइम फास्टर देन हडूप है। इसी तरीके से हडूप स्पार्क जो है वो आपकी रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है और काफ़ी सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे से वो उनको आप इसके जरिए उनमें कोड कर सकते हैं स्पार्क में, क्योंकि वो जो जिस लैंग्वेज में वो बना हुआ है वो भी एक सिंपलेस्ट और काफ़ी अच्छी एक लैंग्वेज है, स्कैला जैसे हम कहते हैं। तो आज का जो कंटेंट है हिस्ट्री ऑफ स्पार्क, हम थोड़ा सा हिस्ट्री उसको स्टडी कर लेते हैं। तो व्हाट इज स्पार्क, स्पार्क है क्या, हडूप और स्पार्क में क्या डिफरेंस है, मेन जो मेजर जो उसके अंदर डिफरेंस है। कहीं पे हडूप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और कहीं पे स्पार्क अच्छा काम कर रहा होता है। और फिर कंपोनेंट ऑफ अपाचे स्पार्क, अपाचे स्पार्क के क्या कंपोनेंट्स हैं, स्पार्क के कंपोनेंट जैसे हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे काम कर रहा है, कैसे इसके अंदर एग्जीक्यूशन हो रही होती है, कैसे उसका फ्लो है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ स्पार्क, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, एंड स्पार्क यूज केसेस। और लास्ट में हम स्पार्क यूज केसेस पढ़ेंगे, स्पार्क यूज केसेस में कैसे करना है। और असाइनमेंट मैंने आप लोग को दी हुई है इसकी, स्पार्क की ऑलरेडी असाइनमेंट 3 जो कि डन है जनवरी अगले साल 10 को आप लोगों ने जमा करानी है। 10 जनवरी 21 को आप लोगों ने जमा करानी है। उससे पहले भी आप जमा करा सकते हैं, ये मतलब नहीं है कि आपने उन्हीं दिन जमा करानी है, उससे पहले भी आप लोग जमा करवा सकते हैं। सर ये जो सर असाइनमेंट 10 को कौन 2 सी जमा है, करवानी है? जी सर सर ये 10 को पूछ रहा कौन सी वाली जमा करवानी है? असाइनमेंट 3 अपाचे स्पार्क को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी सेम तरीके से वीडियो बनानी है और सेम तरीके से कुछ काम करना है। सर ये जो सर वो असाइनमेंट वीडियो का 2 है उसका वीडियो का जो लिंक है यूट्यूब का वो आप कैसे शेयर करना है, उसकी सबमिशन है। हाँ जी, सबमिशन। सर बना दिया आपने। सर वो नहीं लिंक बेटा, कहाँ पे अपलोड करते हैं? वो पोर्टल पे मुझे सबमिट करवाने हैं। आप लोगों ने सबमिशन किसी भी नोटपैड फाइल के अंदर आप लोग कॉपी करें लिंक को और वो नोटपैड फाइल मुझे जमा करवा लो। सबमिशन बना दें सर, आप बना दो। बना दें सर, चल करवा देते हैं। चले, मैं ये देख ले, अभी आपके सामने ही बन गई है।
लास्ट डेट क्या है लास्ट डेट? 31st है उसके बाद। सर 31 31st 2359। फर्स्ट नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हो गया सबमिशन? हो गई, चलो थैंक यू। जी बेटा क्या पूछ रहे थे? एक बंदा कोई कुछ पूछ रहा था। कुछ नहीं सर। अच्छा, अब आज की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 2009 में ये डेवलप होना शुरू हो गई थी यूसी बर्कले में। वहाँ पे एक एमपी लैब उन्होंने बायोमेट्री जहरिया कोई बंदा है या बंदी है, उन्होंने बनानी शुरू कर ली थी, और 2-3 और लोग थे जो हडूप के डिफरेंट जो डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस है उनको निकाल के उन्होंने एक एपीआई बनाई थी, और उनको बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से लाइसेंस जो मिला था वो 2010 में मिला था, और 2013 में वो ओपन सोर्स तो पहले से थी। बीएसडी की जारी बात है, ओपन सोर्स के लाइसेंस तब मिलता है जब आपके पास ओपन सोर्स हो, जब आप कोड प्रोवाइड कर देते हैं, तो बीएसडी के लाइसेंस मिला था। लेकिन 2013 में अपाचे सॉफ्टवेयर जो एक बहुत बड़ी एक फाउंडेशन है जिन्होंने उसको लाइसेंस और अपाचे को हैंड ओवर कर लिया उन्होंने, और स्पार्क के कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ली, इनके जितने भी रिलीज थे स्टेबल रिलीजेस बीटा वर्जन वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दी थी। और 2014 में डेटाब्रिक्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा का विजुअलाइजेशन, डेटा प्लॉटिंग, डिफरेंट डेटा को एनालाइज और उसको कर रहते हैं, और वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के ऊपर उन्होंने सॉर्टिंग के ऊपर की थी। ये नवंबर में कुछ हुआ था लार्ज स्केल सॉर्टिंग पे, और वहाँ पे अपाचे स्पार्क ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बाद जब लोग उन्होंने जाहिर बात है हडूप की वो सारे उनके डीमेरिट्स वगैरह उन्होंने स्पार्क के अंदर नहीं थी, और स्पार्क जैसा ही काम कर रहा था बल्कि स्पार्क से 100 टाइम फास्टर काम कर रहा था, और स्पार्क के जो मेमोरी के अंदर जो वहाँ पे वो टाइम ले रहा था हार्ड डिस्क के ऊपर, ये मेमोरी एग्जीक्यूशन कर रहा था, और साथ साथ वो रियल टाइम डेटा को भी हैंडल कर रहे थे। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हडूप थे वो स्पार्क के ऊपर शिफ्ट होने शुरू हो गए, और स्पार्क को उन्होंने एग्जीक्यूट अपने इंडस्ट्री में डिप्लॉय करना शुरू कर लिया, और ऐसा ऐसा आजकल ये जो है ये टॉप लेवल एक एपीआई, टॉप लेवल एक फ्रेमवर्क है जो कि लोग यूज कर रहे होते हैं रियल टाइम डेटा एनालिसिस या बैच टाइम या रिपोजिटरी भी जो आपके पास डेटा पड़ा होता है उसको एनालाइज करने के लिए। लेकिन ये भी आपके पास काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा था एज कम्पेयर टू बाकी जितनी भी आपके पास जो फ्रेमवर्क्स हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के या डेटा एनालिसिस के। ठीक है, लेकिन ये है क्या चीज़? अपाचे है क्या? ये एक जनरल पर्पस और फास्ट एक क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी लाइट और काफ़ी फास्ट है। क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ये जो आपके एक डिफरेंट नोड या डिफरेंट कंप्यूटर को मिला के एक क्लस्टर जो बन रहता है उसको ये मैनेज कर रहा होता है प्रॉपरली, जिसके अंदर आपके पास नोड मैनेजर या आपके पास मास्टर नोड होते हैं या स्लेव नोड होते हैं। तो मास्टर नोड क्या कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टास्क की एग्जीक्यूशन को, टास्क रिसोर्स प्रोवाइड करने में सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं। और स्लेव नोड क्या कर रहे हैं? स्लेव नोड वो नोड जिसको हम टर्मिनल नोड भी कहते हैं, जिसको हम क्लस्टर भी कहते हैं, और जिन्होंने एक्चुअल उस टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम कहते हैं स्लेव नोड। तो ये उसको एक कंप्लीट एक पैराडाइम और एक कंप्लीट एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है इस तरह के एनवायरनमेक को। ये ओपन सोर्स है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? फॉर बिग वर्कलोड के लिए, फॉर बिग डेटा वर्कलोड के लिए। जो आपके जितने भी बिग डेटा के जो वर्कलोड होता है, जो भी जितने भी बिग डेटा के एप्लीकेशन होती हैं जिनको हमने प्रॉपर्ली एनालाइज या प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना होता है, प्लॉटिंग करनी होती है, विजुअलाइजेशन करनी होती है, तो स्पार्क उसके लिए काफ़ी
अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा होता है बिग डेटा के एनालिसिस, एलिवेशन के ऊपर, प्लॉटिंग और विजुअलाइजेशन के ऊपर। ये करता क्या है, ये यूटिलाइजेस इन मेमोरी कंप्यूटिंग, मेमोरी कैशिंग। ये ज़्यादातर आपके पास मेमोरी कैशे को यूज करते हुए काम कर रहा होता है, न कि वो हार्ड डिस्क के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहा होता है। इसकी ज़्यादातर कम्युनिकेशन मेमोरी के साथ हो रही होती है। ये मेमोरी के साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बाकी जो एग्जिस्टेंट, इसके मुकाबले में जो APIs हैं लाइक हडूप वगैरह। और ऑप्टिमाइज क्वेरी एग्जीक्यूशन फॉर फास्ट एनालिटिक क्वेरी अगेंस्ट डेटा ऑफ एनी साइज। इसमें आप एनी साइज ऑफ डेटा आप उसको पास कर सकते हैं और ये फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन के जरिए ये आपको एनालिसिस करके दे देता है। इसमें ये नहीं है कि इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा आप नहीं पास कर सकते, इसमें आप ह्यूज डेटा सेट को भी आप पास कर सकते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को भी आप पास कर सकते हैं, और छोटे छोटे डेटा को भी ये प्रोसेस कर लेता है। जाहिर बात है, जब आपके पास रियल टाइम जो डेटा आ रहा होता है वो इतना ह्यूज है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो कंटिन्यूसली आ रहा होता है, जिसके ज़रिए उसने वो प्रोसेसिंग 24/7 या कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी होती है। तो ह्यूज डेटा को भी ये प्रोसेस कर लेता है और स्मॉल डेटा को भी ये बिल्कुल आसानी के साथ प्रोसेस कर लेता है। दूसरी जो इसकी बहुत बड़ी वजह है, प्रोवाइड डेवलपमेंट APIs इन जावा, स्केला, पाइथन एंड आर। ये डिफरेंट APIs प्रोवाइड करता है डिफरेंट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस डेवलपर्स के लिए। लाइक वो आर में एक API प्रोवाइड करता है, पाइथन बेस्ड उनकी APIs हैं, जावा बेस्ड APIs हैं। तो डिफरेंट जो उनका स्केला है, स्केला के ऊपर तो पहले से वो, क्योंकि वो ये जो स्पार्क है ये जो बना हुआ है ये स्केला के ऊपर हुआ है, उनकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो सारे के सारे आप पाइथन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम एज इट इज आप जावा के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और सेम एज इट इज आप आर के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इसको आराम से डिप्लॉय करके आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और आजकल जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स हैं, येल्प हैं, जेलो है, या ईबी हैं, या पाकिस्तान के अंदर जोंग या ये बाकी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज वगैरह हैं, या एयरलिफ्ट हो गया, या आपके पास जो वो बाकी ई-कॉमर्स के जो साइट्स हो गए इसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा होता है, वो सारे के सारे अपाचे स्पार्क ही यूज़ कर रहे होते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये रियल टाइम डेटा का एनालाइज कर रहा होता है। आप किसी भी यूज़र के जो कैशे वगैरह हैं या उसके जो साथ जो आपके पास डेटा आ रहा होता है वो सारे के सारे डेटा को एनालाइज करके प्रॉपरली उनको रिस्पॉन्स कर रहा होता है, और ये साथ में मल्टीपल पेटाबाइट्स को प्रोसेस कर रहा होता है मैक्सिमम 8000 नोड्स के साथ। मतलब ये है कि 8000 नोड्स इसके अंदर आप मैक्सिमम अटैच करवा सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी इसके अंदर वो है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने नोड ऐड हो सकते हैं, 8000 नोड इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, जबकि हडूप के अंदर वो मोर देन 15,000 नोड्स के ऊपर वो काम कर रहा होता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 8000 नोड ऐड हो सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है अगर 8000 नोड एक ही स्पार्क के अंदर ऐड हो सकते हैं तो डिफरेंट स्पार्क्स बनाएं और उनको आपस में इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं आप, तो वो काम भी आसान हो सकते हैं। लेकिन रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग आपको आसानी से ये हैंडल कर लेता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं। कदरदान, हाँ जी सर, आगे पढ़ाए सर, क्लियर। सोना नहीं है आप लोगों ने? ठीक है, सर थोड़ा सा भी नहीं? थोड़ा सा भी नहीं। और उमर जमशेद आपने तो बिल्कुल नहीं सोना। सर मैंने सुना, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे लेकिन सोना नहीं है। सर नहीं सो रहा, उस दिन सर वो तबीयत खराब थी तो मैंने वो दवाई खाई थी। दवाई से नींद आ गई थी? ये सर खांसी लगी थी, आपको पता है वो कफ सिरप के अंदर तो होता ही है। चले ठीक है, सही। ये सर अभी भी फ्लू हुआ है। अच्छा,
नेक्स्ट है वाई स्पार्क मैटर्स, क्योंकि स्पार्क ही क्यों, स्पार्क के अंदर ऐसे क्या फीचर्स है, ऐसे क्या खसूसियात हैं कि स्पार्क को हम यूज कर रहे हैं, या स्पार्क ही ओवरराइड कर रहा है हडूप को, या स्पार्क ही रिप्लेस बन रहा है हडूप का। ये फोटो मैंने उल्टी लगाई हुई है, ये सही है? सर ये सर उल्टी है। चलो उल्टा, ये मैंने जानबूझ के उल्टी लगाई, मैंने ताल्लुक आप लोग गौर से इसको पढ़ें कि ये है क्या चीज। गर्दन में बल्ब पड़ गया। वो एलसीडी को उल्टा करो तो आप लोग को सही नजर आ जाएगी। सर मोबाइल ऑटो स्टेट पे है। ऑटो रोटेट ऑफ कर लो। ये मैंने जानबूझ के उल्टी लगाई ताकि आप लोग इसको गौर से पढ़ ले कि ये वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से स्पार्क हडूप को रिप्लेस कर रहा है। कह रहा है स्पार्क इज फास्ट, जाहिर बात है। सर एक तरफ ये भी लिखा हुआ है स्पार्क इज लेजी। ये हाँ, फास्ट भी है और लेजी भी है ना। अभी इन दोनों पे आता हूँ। स्पार्क फास्ट है, ओके सर। हडूप के मुकाबले में। वैसे फास्ट और लेजी दोनों अपोजिट और वो वर्ड नहीं है। एक फास्ट होता है और एक स्लो होता है, लेजी का कुछ और होता है। तो सर इसमें लेजी का मतलब क्या होगा बता दें, मुझे नहीं समझ आई। आपको बाकी की मतलब कौन सी समझ आ गई है? ये सर थ्योरी है सारी, और क्या है, कुछ भी नहीं है। चल ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्विज लूंगा ना तो आपकी थ्योरी पता चल जाएगी। नहीं सर क्विज क्या कर रहा है, क्विज आगे बहुत हो गए। नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, सर ये इसी पे हडूप पे ठीक हो स्पार्क पे गया। होगा। वो लेक्चर नंबर 19 और 20 और इन्हीं के ये भी होगा साथ में। सही है सर। बेट्स के बाद जितना भी पढ़ लिया उसका होगा, लेकिन सर फाइनल में हमें क्या आएगा? लाइक प्रोग्रामिंग नहीं आएगी हमें फाइनल में? जब आप लोग ये वीडियो बनाएंगे ना, यस सर। आप लोग ये वीडियो मैंने प्रोग्राम लिख के देने हैं ओके सर। कि फलाने वीडियो पे जाके फलाने मिनट फलाने सेकंड के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो क्या कर रहा है। सर ये इतना एडवांस पढ़ना पड़ेगा आगे? जी जी बिल्कुल। मतलब सर 100 दफा मैं खुद ही देखनी पड़ेगी वीडियो। तो देख के वीडियो बना लो, ठीक है? सही है सर। अच्छा, Yes, sir. स्पार्क इज फास्ट मतलब ये है कि फास्ट है, वो इसलिए कि आपके पास जितनी भी कंप्यूटेशन वगैरह होती है वो इन मेमोरी हो रही होती है। ये साथ में लिखा हुआ है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो इसी वजह से स्पार्क के आपके पास फास्ट ही हो रहा होता है, कंप्यूटेशन की फास्ट। और सबसे स्केला, वैसे भी आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो स्केला जावा के मुकाबले में तो जाहिर बात है फास्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है। और वो रियल टाइम होता है, तो रियल टाइम आपके पास जो डेटा आ रहा था उसके चंक्स स्मॉल होते हैं, फास्ट हो जाते हैं। और स्केला में फिर भी जब आप कोड करते हैं, पाइथन लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन से मिलती जुलती है, तो किसी भी एक बड़े प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके पास छोटा कोड आप लिख सकते हैं। तो जितना छोटा कोड होगा उतनी इसकी फास्ट एग्जीक्यूशन होती रहती है। सेकंड है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि इसको हार्ड डिस्क के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ती है, इसके बहुत कम हार्ड डिस्क की कम्युनिकेशन करता है। और हार्ड डिस्क एक दफा लोड हो गया डेटा मेमोरी में, तो मेमोरी के अंदर ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है जब तक आपके पास टास्क कंप्लीट नहीं होता। जैसे टास्क कंप्लीट होता है ये फिर भी अपने पास एक स्टोरेज टेम्परेरी मेमोरी में रखता है और आप बाकी राइट आउट कर लेता है किसी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। बाकी कितनी भी एग्जीक्यूशन वगैरह होती है वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग हो रही थी, इन मेमोरी हो रही होती है, रैम के अंदर आपके पास हो रही होती है। तीसरा जो पॉइंट है क्लस्टर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। ठीक है, क्लस्टर इसके अंदर तकरीबन 8000 नोड्स तक आप इसके अंदर क्लस्टर ऐड करा सकते हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हडूप की तरह एक जावा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है,
और जावा के साथ साथ अगर वो बाकी लैंग्वेज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तब उसको डिफरेंट रैपर क्लासेस लिखने पड़ते हैं। लेकिन स्पार्क क्या है, वो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के एपीआई प्रोवाइड करता है। आपने उन्हें की एपीआई लोड की तो वो सारे की सारे फंक्शनैलिटी जो बेसिक स्पार्क के अंदर है वो सारे की सारी फंक्शनैलिटी आपकी उसी लाइब्रेरी या उसी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उसी में भी कंप्लीटली इनहेरिट होके आ जाती है जो बेसिक स्पार्क के अंदर है। आप आर यूज करना चाह रहे हैं तो आर के अंदर जितने भी उसके बेसिक फंक्शनैलिटी वगैरह हैं सारी हैं, सारे के सारे आप आर में इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जावा यूज करना चाह रहे हैं तो जावा के अंदर जावा में भी आप स्पार्क को यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइथन यूज करना चाहें तो पाइथन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पाइस्पार्क एक एपीआई है, पाइस्पार्क PySpark, ठीक है। इसको एक दफा चेक कर कि पाइस्पार्क कैसे काम कर रही है, ठीक है। और स्पार्क स्ट्रीमिंग से मुराद ये है कि ये आपके रियल टाइम डेटा को भी प्रोसेस कर रहा होता है और साथ साथ बैच टाइम जो बैच प्रोसेसिंग होती है उसको भी प्रोसेस कर रहा होता है। इसके अंदर दोनों खूबी हैं, दोनों कैपेबिलिटीज हैं, दोनों फंक्शनैलिटीज हैं। ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर रहा है और साथ साथ बैच टाइम प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है। और रियल टाइम के लिए इसके पास डिफरेंट और एपीआईज वगैरह हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अपाचे काफका है, अपाचे फ्लूम है, अपाचे समथिंग सीरीन समथिंग इस तरह के एक है, तो आप यूज कर सकते हैं स्ट्रीमिंग के लिए भी। और स्ट्रीमिंग में आपके पास रियल टाइम जितने भी सब्सक्राइब पब्लिश वाले ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, पब्लिश हो रहा है या सब्सक्राइब हो रहा है, जितने भी हो रहे हैं वो सारे आप इजी वे से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। जो सबसे मुश्किल टॉपिक है जो स्पार्क इज लेजी, जो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा कि स्पार्क लेजी है। अगर स्पार्क लेजी है इसका मतलब वो थोड़ा सा क्रिएटिव भी होगा, क्योंकि लेजी पीपल थोड़े से क्रिएटिव होते हैं। वो अपने काम को ना सर लेजी जो होते हैं वो कम टाइम में ज्यादा काम करने की सोचते हैं। हाँ उसमें क्रिएटिव होते हैं ना, कभी कभार डिजास्टर्स हो जाते हैं लेकिन कभी कभार क्रिएटिव भी होते हैं। तो स्पार्क इज लेजी, वो आपके कम टाइम में ज्यादा काम कर लेता है। कैसे ये करता है, ये है कि ये बैकएंड के ऊपर ना ये डीएजी यूज करता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्या यूज करता है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डीएजी। अब ये क्या चीज है? डीए से आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, तो आप लोग मुझे बता दें कि डीएजी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या चीज है। सभी पढ़ रहे हैं। भी पढ़ते हैं लेकिन डीएजी तो पढ़ चुके हैं ना सर जिसमें एक सर, हाथ अभी सर डायरेक्शन ग्राफ बताई हो, है। जिसमें हाथ क्या? डायरेक्शन बताई हो। वन डायरेक्शन विदाउट साइकिलिंग नोड्स होते हैं। मतलब जाहिर बात है आपके पास ग्राफ में क्या होते हैं, एजेस और वर्टिसेस। यस Yes, सर। sir. ग्राफ क्या होते हैं? एजेस और वर्टिसेस पे कंसिस्ट करते हैं वो लोग, और जो वन डायरेक्टेड होते हैं और उनके कोई साइकिल नहीं बन रहा होता वो होते हैं लाइक डी जी। हाँ जी, अच्छा। अब होता क्या है कि डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये वन डायरेक्शन होते हैं और उसमें कोई साइकिल नहीं होता, ठीक है। और ये मटेरियलाइज डेटा को यूज कर रहा होता है, इसलिए इसे कहते हैं ये क्या है, लेजी है। अब मटेरियलाइज डेटा कौन सा होता है? डेटाबेस में तो पढ़े होगा ना मटेरियलाइज डेटा। जो क्वांटिटी डिपेंड करते हैं।
जो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, जी जो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। जो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, किस फॉर्म में होता है? नॉर्मल फॉर्म में। नहीं सर, वो डेटाबेस में पढ़ा था ना, फर्स्ट नॉर्म सेकंड नॉर्म। मटेरियलाइज डेटा नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, ये तो आपकी बात सही है कि नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है फिर? रॉ फॉर्म में। हाँ, गोली मारूंगा अभी। आप मटेरियलाइज, आपने वो पहले डायरेक्शन सही कर दिया, वो एकदम आपने अपोजिट डायरेक्शन ले ली। अच्छा, मटेरियलाइज डेटा वो डेटा सर कि वो सर जो सर जिसमें लाइक कलेक्शन होती है और लाइक रिजल्ट होता है, इट्स लाइक अ सबसेट किसी चीज का। हाँ जी, जो ऑलरेडी किसी ने मैनिपुलेट किया होता है, जो ऑलरेडी किसी ने एग्जीक्यूट किया होता है किसी भी एक फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल की क्यूरी है जिसमें ग्रुप बाय क्यूरी लगी हुई है कि फॉर एग्जांपल वो वाले लोग ने कॉलेज लाहौर से बिलोंग करते हैं और ग्रुप बाय फंक्शन वाला सारा चूल्हा लगाए हुए हैं, और एक वो किसी एक नोड के ऊपर या किसी एक वर्टेक्स के ऊपर वो रखा हुआ है डेटा। यस, जैसे आपने लाइक बताना हो कि जिसका नाम ए से शुरू होता है उसका सारा एम्प्लॉय का डाटा निकाल दो। हाँ जी, जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एम से शुरू हो रहा हो, मोहम्मद से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, वो वाले सारे डेटा निकाल दो, तो वो किसी एक वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है। अब ये इस तरह का एक और काम किसी और नोड को असाइन हुआ है, किसी एक वर्टेक्स को असाइन हुआ है, ठीक है? तो वो वाला वर्टेक्स सर्च करता है कि यार इस तरह का काम कोई किसी ने किया हुआ है, तो उसको एक वो वाला काम मटेरियलाइज डेटा मिल जाता है पहला। तो वो दोबारा वो काम नहीं करता जो ऑलरेडी किसी एक वर्टेक्स ने या किसी एक नोड ने परफॉर्म किया होता है, वो उसी का ऑलरेडी प्रोसेस डेटा यूज कर लेता है और यूजर को एंटरटेन कर लेता है कि यूजर ये लो काम हो गया आपका। इसी वजह से इसको कहते हैं स्पार्क इज लेजी। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल किसी एक जीनियस स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाई हुई है, बाकी सारे लेजी दोस्त उनके क्या करते हैं, सुबह फोटोकॉपी शॉप से पेजेस लेते हैं और उसी जीनियस स्टूडेंट से जीनियस दोस्त के असाइनमेंट को कॉपी करते हैं और सर को जमा कराते हैं। सर को उससे पहले जमा कराते हैं कि सर जी ये मैंने असाइनमेंट कर ली है। डेटा को यूज किलो बंद कर दो यार, ठीक है? अब समझ में आ गई कि स्पार्क। यस सर। अच्छा, स्पार्क इज डेवलपर फ्रेंडली, क्योंकि स्पार्क जिस लैंग्वेज में ये डेवलप हुआ है, जिस लैंग्वेज में बना हुआ है वो डेवलपर फ्रेंडली है, तो स्पार्क भी डेवलपर फ्रेंडली ही होगा ना। वो स्केला के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर पाइथन के एपीआईज हैं, उसके ऊपर आर के एपीआईज हैं, तो जाहिर बात है वो भी यूजर फ्रेंडली होगा, डेवलपर फ्रेंडली होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बना ही इस तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर हुआ है जो कि डेवलपर फ्रेंडली है। तो स्पार्क भी बाय डिफॉल्ट डेवलपर फ्रेंडली होगा। क्लियर है ये? या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपाचे हडूप वर्सेस स्पार्क के ऊपर। हडूप और स्पार्क में क्या क्या आपस में क्या कंपटीशन चल रही है, हडूप के अंदर क्या हो सकता है, स्पार्क के अंदर क्या हो सकते हैं, स्पार्क क्या कर रहा है और हडूप क्या नहीं कर रहा है, या हडूप क्या कर रहा है और स्पार्क क्या नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ उनके बुलेट फॉर्म में मैंने बनाए हुए हैं डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके, तो उनको एक दफा स्टडी करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि हडूप जो है वो बिल्ट ही हुआ है बैच प्रोसेसिंग के लिए होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
एज ए इनपुट गेट कर लेता है और उसको प्रोसेस करना शुरू कर लेता है। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो उनको प्रोसेस करता जाए। जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रिजल्ट को वो प्रोड्यूस करके यूजर को पास कर लेता है। और हडूप जो स्पार्क है, स्पार्क क्या है? स्पार्क वो आपके स्मॉल पैचेस को भी प्रोसेस कर रहा होता है, स्मॉल माइक्रो पैचेस बना के वो प्रोसेस कर रहा होता है डेटा को, और साथ साथ वो बैच प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है, क्योंकि वो बैकएंड के ऊपर तो वो हडूप को ही यूज कर रहा है, हडूप की किसी फंक्शनलिटीज को यूज कर रहा होता है, वो HDFS को यूज कर रहा होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सिस्टम्स को। बैकएंड के ऊपर भी वो भी हडूप को कहीं ना कहीं वो टच दे रहा होता है, हडूप को यूज कर रहा होता है। जिस तरह यान है, जो हडूप का यान एक रिसोर्स मैनेजर है, येट अनदर रिसोर्स नेटवर्क या रिसोर्स नोड। तो यान जो है, यान भी आपका कभी कभार स्पार्क को स्पार्क के अंदर यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंट डेवलपर या डिफरेंट डिप्लॉयर जितने भी होते हैं, वो अगर कह रहे हैं कि नहीं हडूप को हमने नहीं छोड़ना, हडूप के साथ साथ हम स्पार्क को भी यूज करें, या स्पार्क के बैकएंड के ऊपर हम हडूप को यूज कर रहे हैं, तो हडूप वो सारे फंक्शनलिटी फिर स्पार्क को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो स्पार्क के अंदर वो बैच प्रोसेसिंग भी हो रही होती है और साथ साथ आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, और आपके जितने भी हडूप के जो इकोसिस्टम फंक्शनलिटीज हैं वो सारे के सारे स्पार्क ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग दोनों में सेम टाइम नहीं, स्पार्क में थोड़ी सी इंक्रीज है क्योंकि वो रियल टाइम भी कर रहा था और साथ साथ बैच को भी कर रहा था। नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग इंजन। हडूप क्या है? वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इनपुट लेता है और एक दफा लेके उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर लेता है, और उस वक्त तक प्रोसेस करता है जब तक ये कंप्लीट नहीं करता। लेकिन स्ट्रीमिंग इंजन जो स्पार्क का है वो रियल टाइम में हो रहा है, और रियल टाइम में आपको पता है कि रियल टाइम में आपके पास डेटा इतना ज्यादा नहीं आ रहा था। अगर ज्यादा आ भी रहा है तो कम से कम कुछ जो आपके पास रिपोजिटरी में डेटा पड़ा होता है, जो बैच में पड़ा होता है, उससे तो कम होता है। उसके वो माइक्रो बैचेस बना के और उनको प्रोसेस करके उसको स्ट्रीम करना शुरू कर लेता है। तो हडूप के अंदर, स्पार्क के अंदर ये एक फंक्शनलिटी और ये कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रो बैचेस के अंदर प्रोसेस कर रहा है, छोटे छोटे चंक्स को प्रोसेस कर रहा है और जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहा है। क्लियर है ये? नेक्स्ट है जी ये सब क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है डेटा फ्लो। It's a chain of stages. At each stage you progress forward using an output for the previous stage and produce input for the next stage. इसमें ये है कि आपके पास स्टेजेस बने होते हैं, एक स्टेप वाइज स्टेज बने हैं, स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप टू स्टेप X तक या स्टेप N तक। और हर एक स्टेज का जो डेटा है, जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो नेक्स्ट स्टेज के इनपुट बन रही होती है, और ये प्रोसेस चलता जा रहा जब तक कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जैसे कोई एक स्टेज में या किसी भी ये टास्क फेल हो जाता है तो वो दोबारा स्टार्ट से इनिशिएट करता है। स्पार्क में क्या होता है? एज सच कोई इस तरह का कंसेप्ट नहीं होता। वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, उसके अंदर बने होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, और वर्टिसेस आपके हर एक नोड को या हर एक RDD को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। RDD जो है वो स्पार्क के बैकएंड डेटा सेट हैं कंप्लीट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई एक वर्टेक्स या कोई एक नोड या कोई एक RDD जब फेल हो जाता है तो उसे वो प्रीवियस वाले को दोबारा इन्फॉर्म करता है कि मैं फेल हो गया था या किसी भी वजह से, काइंडली जो आपके आउटपुट है वो दोबारा मुझे फॉरवर्ड कर लो। तो वो आउटपुट दोबारा फॉरवर्ड कर लेता है और वहां से काम शुरू कर लेता है, ना कि वो इनिशियल नोड से शुरू करता है। इसी वजह से इसकी जो फॉल्ट टॉलरेंस भी है वो भी काफ़ी अच्छी है,
और एग्जीक्यूशन इसी वजह से इसकी काफ़ी तेज़ हो रही होती है। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल हडूप का आपको पता है कि बैच है, और बैच में डेटा गेट करता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसी को प्रोसेस कर रहा होता है। और स्पार्क में क्या है, माइक्रो बैचिंग होती है। माइक्रो बैचेस क्या होता है, जैसे जैसे रियल टाइम डेटा आपके पास आ रहा होता है, हर एक माइक्रो बैच बन रहा होता है और कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है, फिर कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है। जैसे डेटा आ रहा था, डेटा आ जाता है, कलेक्ट करके प्रोसेस करना शुरू कर, जैसे फिर डेटा आता है कलेक्ट करके प्रोसेस करना शुरू कर लेते। तो ये आपके पास माइक्रो बैचेस का फॉर्म में आपके पास डेटा सेव कर रहा होता है। आप लोगों ने अगर असाइनमेंट बनानी है ना, असाइनमेंट 3 जो स्पार्क के ऊपर है, यस सर, तो आप लोग पाई स्पार्क यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों ने इसी तरीके से वीडियो सब कुछ बनानी होती है। और सेम प्रोसेस है मार्किंग का भी, जितनी ज़्यादा व्यूज उतनी ज़्यादा नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपको पता है कि हडूप क्या है। हडूप आपके रियल टाइम डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है और स्लो है उसकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू स्पार्क या अदर लिंक हो गया, अदर कोई उनके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स हो गए या डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं, उसके मुकाबले में ये स्लो है। क्योंकि ये इन्होंने हार्ड डिस्क के साथ ज़्यादातर कम्युनिकेशन करनी होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म करने होते हैं। आईओ के जो ऑपरेशन होते हैं, आईओ ऑपरेटर जितने भी रहते हैं, वो सारे इन्होंने हार्ड डिस्क के ऊपर ज़्यादातर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इनके परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होती हैं। और स्पार्क जो है वो 100 टाइम फास्टर है। अब अगर आप सोच लो कि 100 टाइम फास्टर आपके पास एक फ्रेमवर्क है और हडूप 100 टाइम स्लो है देन अदर फ्रेमवर्क, तो आप कौन सा यूज करेंगे? जाहिर ही बात है आप शिफ्ट होंगे स्पार्क के ऊपर। जिस तरह आप लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं किसी भी एक पुराने सिस्टम पे, तो आप उसके परफॉर्मेंस की मद्देनजर रखते हुए आप अपग्रेड करते हैं ना। सबसे मेन वजह ही यही होती है कि सर जी सिस्टम स्लो हो गया, अपग्रेड कराना है। तो उस स्लोनेस को खत्म करने के लिए, जो स्लो हो रहा है आपके सिस्टम को, उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने उसको अपग्रेड करके परफॉर्मेंस इंक्रीज कर लेते हैं। तो इसी वजह से पूरी दुनिया जो हडूप को छोड़ के स्पार्क के ऊपर शिफ्ट हो रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि परफॉर्मेंस काफी स्पीडी है, 100 टाइम फास्टर है। 6 नंबर पे है मेमोरी मैनेजमेंट। दोनों में कन्फिगरेबल मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है। कन्फिगरेबल से मुराद ये है कि जब आप इसको कन्फिगर कर रहे होते हैं, जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तब आपके मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कन्फिगरेशन मांग रहा होता है। लेकिन हडूप बाय डिफॉल्ट आपके पास बैकएंड के ऊपर, क्योंकि वो जावा के ऊपर बना हुआ है, तो जेवीएम यूज कर रहा होता है, तो इसके अंदर डायनामिकली और स्टैटिकली ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर है। डायनामिकली और स्टैटिकली मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर पॉसिबल है। स्पार्क जो है वो कॉन्फ़िगरेबल मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पहले काम हो रहा था, लेकिन आफ्टर 1.6 का जो लेटेस्ट वर्जन या आफ्टर 1.6 के जो वर्जन है और उसके बाद जितने भी लेटेस्ट वर्जन है, सारे के सारे क्या हैं, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट पे शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी अपने आर्किटेक्चर के अंदर कोई एक वीएम टाइप एक मेमोरी मैनेजमेंट का टूल डेवलप किया हुआ है, जिससे उसकी मेमोरी मैनेज हो रही है प्रॉपर्ली।
नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉल्ट टॉलरेंस। मैप रिड्यूस तो आप लोगों को पता है कि हाई फॉल्ट टॉलरेंस है। वो कैसे? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि हडूप क्या करता है, जब आपके पास डेटा आता है हडूप किसी भी सर्वर के ऊपर तो उसको वो रेप्लिकेट करता है डिफरेंट नोड्स पे। वो मिनिमम 3 रेप्लिकास अपने पास स्टोर करता है। और कोई टास्क जब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो रही होती है, अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा टास्क दूसरे जहां पे है तो ऑटोमेटिकली उसको वो रिस्पॉन्स करता है कि यहाँ से आपने डेटा गेट करना। तो काफी हाई टॉलरेंस होगी, फॉल्ट टॉलरेंस हडूप के अंदर है। स्पार्क में भी फॉल्ट टॉलरेंस है। वो आपकी क्या करता है, वो आपके लास्ट नोड से डेटा को रिकवर कर लेता है जो इसके अंदर प्रोसेस होकर डेटा ऑलरेडी आया होता है। कोई एक्स्ट्रा कोड, कोई इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती है। सिंपल आप लोग जिस तरह हम ग्राफ में बैक एंड फॉरवर्ड मूव होते रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। यहाँ पे ना हडूप थोड़े से अपने पॉइंट्स बढ़ा देता है। हडूप के स्केलेबिलिटी की जो परफॉर्मेंस है ना, उसके मुकाबले में फिर कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क नहीं है। ये मोर देन 15,000 नोड्स के ऊपर काम कर रहा होता है और डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है और विजुअलाइज प्लॉटिंग कर रहा होता है प्रॉपरली। मोर देन 15,000 नोड्स के। और स्पार्क भी काफी स्केलेबल है, ये नहीं कि स्केलेबल नहीं, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी हडूप की है। जो टेस्ट हुआ है एस स्पार्क के नाम से, सुपर स्पार्क के नाम से, 8,000 नोड्स के ऊपर टेस्ट हुआ है जिन्होंने सही अपने मेमोरी को और अपने नोड्स को मैनेज करके और अपने डेटा को प्रोसेस करके काम किया होगा। ठीक है। तो स्केलेबिलिटी में यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क मार्क आता है, बाकी हडूप स्केलेबिलिटी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफी स्केलेबल है। नेक्स्ट है एडिटिव प्रोसेसिंग। ये क्या हो रही है? एडिटिव प्रोसेसिंग क्या होगी? एडिटिव प्रोसेसिंग क्या चीज है? सर एक चीज की प्रोसेसिंग एट अ टाइम। सर नंबर ऑफ आइटरेशंस कम हो जाती है अब स्पार्क में। हडूप जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता एडिटिव प्रोसेसिंग को। ओके सर। स्पार्क जो है ना वो एडिटिव प्रोसेसिंग सपोर्ट कर रहा था। एडिटिव प्रोसेसिंग से मेरा आदि कोई एक फंक्शन है जिसको आपने स्केड्यूल किया हुआ है और नंबर ऑफ रिपीटिशंस भी आपने बताई हुई है और साथ में स्केड्यूलिंग भी बताई हुई है सारी। तो स्पार्क ये है कि उसी टाइम पे आपको उतने नंबर पे वो एडिटिव प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करना शुरू कर लेता है। सर ये बैचेस क्या मतलब? It iterates its data in batches. ये डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर, चंक्स या बैचेस में डिवाइड कर। ओके सर, सही है। जब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो ये आपको बैचेस और ये जॉब्स और ये स्टेजेस, पैचेस, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो स्पार्क क्या करता है, वो एडिटिव प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रहता है और आपके फंक्शन या आपके जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे स्केड्यूल और एग्जीक्यूट और इटरेटिव एग्जीक्यूशन वो सेपरेटली परफॉर्म करके दे रहा होता है। 10th नंबर पे है लैंग्वेज सपोर्ट। हडूप जो है, जिस तरह के आपको पता है कि वो प्राइमरीली जावा के ऊपर बिल्ट हुआ है कम्प्लीटली, तो जावा और उसके साथ बाकी जितने भी जिनके रैपर क्लासेस बन सकती हैं
वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन रैपर क्लासेस के साथ। रैपर क्लास मीन्स कि अगर आपने किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करनी है तो बिटवीन टू लैंग्वेज आप एक रैपर क्लास लिखते हैं जो कि एक रैप करके वो कन्वर्ट कर रहा होता है। एक प्रोटोकॉल लिखते हैं कि सी प्लस प्लस से जावा में कैसे कम्युनिकेशन करनी, जावा से सी प्लस प्लस में कम्युनिकेशन कैसे करनी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और स्पार्क आपको पता है अगर उस स्केला के ऊपर बिल्ड हुआ है, स्केला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वो जाहिर बात है बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, आर हो गया, और उनकी वो एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपरली, तो जो बेसिक स्पार्क के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं वो साथ साथ आपके पास पाई स्पार्क में मिल रही होती हैं और आपके आर में भी मिल रही होती हैं, जावा में भी मिल रही होती हैं। अगर किसी और फंक्शन या किसी और लैंग्वेज में एपीआई है उसमें भी आपको सारी की सारी आपको मिल रही होती हैं। लेकिन हडूप में तो ये है कि हडूप आपको यूज फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीटली जावा के ऊपर बना हुआ है। अगर आपने किसी और लैंग्वेज के साथ यूज करना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक फर्दर एक छोटी सी एक एपीआई जिसे हम रैपर क्लास कहते हैं, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको खुद, ताकि आप जावा के साथ प्रॉपरली इसको कम्युनिकेट कर सकें। आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस में या किसी पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में उसको एक्सेस नहीं कर सकते। किसी दूसरी क्लास के थ्रू, किसी दूसरे एपीआई के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन दोनों मैनुअली आपको करनी पड़ती है। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब इसको यूज करना शुरू कर लेते हैं, तब आपको ऑप्टिमाइज भी कराना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ना कुछ ट्यूनिंग वगैरह वो करनी पड़ेंगी। तो दोनों में आपको मैनुअली करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे स्पार्क में आपको एक फायदा ये है कि एक बिल्ट इन एक टूल मिल जाता है आपके पास कैटलिस्ट के नाम से, जिसको आप यूज करते हुए आप अपने जॉब या अपने नोट्स वगैरह सारे के सारे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन हडूप में क्या है, हडूप में आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही आपको कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा क्लस्टर्स को प्रॉपरली, और डिफरेंट नंबर ऑफ मैप रिड्यूस टास्क को आपको कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक ये भी हॉबी है स्पार्क में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो हडूप है, हडूप काफी सिक्योर है। स्पार्क की 0 लेवल सिक्योरिटी है। स्पार्क की कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस वो पासवर्ड आपस में शेयर वगैरह करते हैं, वही सीक्रेट रखते हैं, हाँ जी वही सिक्योरिटी है। बाकी कोई सिक्योरिटी वगैरह इसके अंदर नहीं होती। लेकिन स्पार्क में, हडूप में आपके पास कैरबरस ऑथेंटिकेशन वगैरह या एसएसएच ऑथेंटिकेशन वगैरह इस तरह की फंक्शनलिटी वगैरह काफ़ी आपके पास अवेलेबल है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो कि मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनलिटी है। इसका मतलब कि आप मोस्ट सिक्योर डेटा को आप उसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन स्पार्क में जाहिर बात है, स्पार्क आपका जब बैकएंड के ऊपर हडूप यूज कर रहा होता है तो वो हडूप की जो कैरबरस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है या एसएसएच ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, सारे के सारे वो भी यूज कर रहा होता है। फिर तो स्पार्क के अंदर ये एक खूबी है कि वो जब आप हडूप इसके साथ यूज कर रहे होते हैं तब आप उसकी ऑथेंटिकेशन लेवल भी यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी उसकी कोई नहीं है। ठीक है, अपनी इसकी कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह प्रॉपर नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह मैकेनिज्म प्रॉपर स्पार्क का कोई अपना नहीं है। जब आप इसको हडूप के साथ यूज करेंगे तो हडूप की ऑथेंटिकेशन सिस्टम को आप यूज करते हैं, इसको अवेल वगैरह कर सकते हैं। ये जी कुछ हडूप वर्सेस स्पार्क की आपस में कंपैरिजन वगैरह।
नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट ऑफ अपाचे स्पार्क हैं कि अपाचे स्पार्क में क्या क्या अपाचे स्पार्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसको हमने कैसे यूज करना है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। 5 मेन कंपोनेंट्स हैं अपाचे स्पार्क के: स्पार्क स्ट्रीमिंग, ग्राफिक्स, ईमेल लैब और स्पार्क एसक्यूएल और स्पार्क कोर। ठीक है, ये 5 मेन कंपोनेंट्स अपाचे के। अब ये करते क्या हैं और कैसे आपस में ये काम कर रहे हैं। अपाचे स्पार्क जो कोर है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं हर वो एक फंक्शन के जो उसने टास्क को स्केड्यूल करना है, टास्क को प्रॉपरली इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करना है, इनपुट और आउटपुट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, टास्क अगर फेलियर हो जाता है तब रिकवर कैसे करना है और कैसे उसको रिकवर करवाना है, इनिशिएट कैसे करते हैं, टास्क को डिस्पैच कैसे करते हैं और किस नोड को देना है किस नोड को नहीं देना, वो हर एक चीज अपाचे स्पार्क कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो है स्पार्क स्ट्रीमिंग। स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या करता है, ये इनेबल कराता है आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा को जो आपको लाइव नजर आ रहा होता है, जो आपको लाइव इन आउट हो रहा होता है आपके पास। और स्पार्क स्ट्रीमिंग अपने साथ बाकी जो अपाचे के एपीआईज हैं लाइक काफका है, काइनेसिस हैं, फ्लूम है, इन सारे डेटा सेट, इन सारे एपीआईज को, इन सारी लाइब्रेरीज को आपस में यूज करके वो मैनेज कर रहा होता है स्पार्क स्ट्रीमिंग को। और रियल टाइम पे वो प्रोसेस भी कर रहा होता है, उन्हीं रियल टाइम डेटा को वो एनालाइज भी कर रहा होता है, अपने पास स्टोर भी कर रहा होता है और रिस्पॉन्स भी कर रहा होता है। मतलब पब्लिश और सब्सक्राइब दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। और सब्सक्राइब से मरा दें कि रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म हो रहे होते हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग ये काम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है स्पार्क एसक्यूएल। जाहिर बात है आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है, तो जरूरी तो नहीं है कि इसमें आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कंप्लीटली आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ रहा है। तो उन स्ट्रक्चर्ड डेटा को जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम स्पार्क एसक्यूएल यूज करते हैं। और स्पार्क एसक्यूएल एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी ट्रेडिशनल जो एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है उसके मुकाबले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है एग्जीक्यूशन, एनालिसिस और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के मुकाबले में, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के मामले में। और प्रॉपरली वो हर एक चीज को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, रन कर रहा होता है और आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। जिस तरह आपके पास जो बिग क्यूरी है गूगल की बिग क्यूरी है, वो भी आपके जितने भी आपके एग्जीक्यूशन वाले काम होते हैं, जो आपके स्ट्रक्चर डेटा होता है उन्हीं को प्रोसेस कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक CSV फाइल है, आपने बिग क्यूरी के अंदर इसको इंपोर्ट कर दी है और बिग क्यूरी के अंदर उस CSV फाइल को इंपोर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसके टेबुलर फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में उनको ले आता है और फिर उसके अंदर फिर आप क्यूरी वगैरह लिख सकते हैं और वो बड़ी एफिशिएंट वे और बड़ी फास्टर वे से उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अगर टाइम मिला तो बिग क्यूरी को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे अगर टाइम मिल गया। अपाचे स्पार्क और ये अपाचे काफका से अपाचे फ्लूम थोड़ा सा टच करेंगे और अमेज़न के 1 या 2 APIs हैं उनको भी थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2021 के बाद आपके पास 30 तक जितने भी आपके पास जो कि जॉब्स आ रही हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, इतने ज्यादा नंबर में आपके पास आ रही होती है कि और उनकी जॉब की जो पेमेंट है वो भी काफी एक ह्यूज अमाउंट पेमेंट आपको प्रोवाइड कर होते हैं। आप फ्रीलांसिंग के जितने भी प्रोडक्ट चेक करें जो
जो डेटा एनालिस्ट कर रहे होते हैं या जो डेटा इंजीनियर कर रहे होते हैं उसकी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। जो आपका डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर जो होता है, जो एक फ्रीलांसर होता है, वो मिनिमम 2-2.5 लाख ले रहा होता है। लेकिन अगर अपने दिल और दिमाग खोल के सीखेंगे तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ आएगा। जो नेक्स्ट 2 लाइब्रेरी हैं, ML लिब है और एक ग्राफिक्स है। ML लैब आपके मशीन लर्निंग के जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, हाँ वो क्लासिफिकेशन है, हाँ वो क्लस्टरिंग है, KNN है, K मीन्स है, SVM है, एडाबूस्ट हैं, जितने भी आपके पास एल्गोरिथम्स हैं मशीन लर्निंग के, सारे के सारे इनके अंदर अवेलेबल हैं और आप इनको बिल्ड नहीं यूज कर सकते हैं और आप क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ग्राफिक्स हैं। ग्राफ एक्स जो है वो आपके जितने भी ग्राफ बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो ग्राफ बेस्ड जो एनालिसिस वगैरह काम करना होता है, पैरेलल कंप्यूटेशन करनी होती है, वो ग्राफिक्स लाइब्रेरी जो इसके अंदर बिल्ड है वो आराम से इसको हैंडल कर लेती है। तो ये कंपोनेंट ऑफ अपाचे स्पार्क। नेक्स्ट है स्पार्क आर्किटेक्चर। कह रहे बिफोर डाइविंग डीप इनटू हाउ अपाचे स्पार्क वर्क्स, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इसकी जॉर्गन्स हैं जिसको हमने स्टडी करना है कि है क्या चीज। जिस तरह जॉब है, स्टेजेस हैं, टास्क्स हैं, DAG, एग्जीक्यूटर, मास्टर और स्लेव, ये होते क्या है? जॉब क्या है? जॉब आपके पास एक पीस ऑफ कोड है जिसने उस क्लाइंट ने या किसी यूजर ने या किसी डेवलपर ने उसको रन करना है। वो रीड सम डेटा। सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज? जी पानी पियो सर। क्या बेटा? कुछ नहीं सर, बस कर दें अब। बस कर दो। बस ये वाला ये स्लाइड है, ये स्लाइड पढ़ते हैं। जॉब क्या है? आपके पास पीस ऑफ कोड है जिसने डेटा रीड करना है, कुछ लोकेशन से, HDFS से, लोकल से, और कुछ एक्शन परफॉर्म करके आपको राइट करके देना है किसी मेमोरी और किसी रिपोजिटरी या डेटा सेट सेकेंडरी लोकेशन के ऊपर। स्टेजेस ये हैं कि आपके जॉब्स डिफरेंट एक्शन पे या डिफरेंट फंक्शंस पे डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैपर हैं, रिड्यूसर हैं, तो मैपर का एक अलग फंक्शन स्टेजेस होगा, रिड्यूसर का एक अलग स्टेजेस है, और उसके अंदर फिर डिफरेंट कंप्यूटेशनल बाउंड्रीज वगैरह डिफरेंट फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो रहा है, किसी के ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई हो रही है, किसी के ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई हो रहा है, किसी के ऊपर यूनियन अप्लाई हो रहा है। तो हर एक अपने अपने फिर फंक्शन आगे फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं, और फिर हर स्टेज में आपको डिफरेंट टास्क मिलेंगे, और हर वन टास्क पर पार्टीशन, मतलब हर टास्क की फिर अपना पार्टीशन होती है, और वो एग्जीक्यूट होता है टास्क किसी एग्जीक्यूटर, किसी मशीन के ऊपर, जिसको हम एग्जीक्यूटर कहते हैं, जिसको हम नोड कहते हैं, टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं। और DAG डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, ये बिटवीन जॉब टू स्लेव तक, एग्जीक्यूटर तक, कि टास्क को कैसे, जॉब को कैसे डिफरेंट स्टेजेस में, और फिर स्टेज से टास्क, और टास्क से पार्टीशन, पार्टीशन फिर कैसे, ये सारा कुछ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के थ्रू हो रहा होता है सारा कुछ। एग्जीक्यूटर क्या है? जिसने टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस टास्क का। मास्टर आपका मास्टर नोड, मास्टर नोड से मुराद है कि आपका मास्टर कंप्यूटर, आपका मास्टर सर्वर, जिसके साथ डिफरेंट स्लेव्स या डिफरेंट सेकेंडरी नोड, डिफरेंट टर्मिनल नोड कनेक्ट हुए होते हैं। स्लेव्स जिसने एग्जीक्यूटर को रन करना है, जो ओरिजिनली वो कंप्यूटर होता है जिसने काम करना होता है, उस टास्क को परफॉर्म करना होता है, इसको हम कहते हैं स्लेव। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ जॉर्गन्स हैं जो हमने स्पार्क के अंदर पढ़ने होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक क्विज भी लेंगे, और क्विज के साथ साथ इससे आगे भी फिर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ओके सर। सर अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस हो गई बेटा। सर क्विज का टॉपिक? सर मैं 20 मिनट टाइट में आई थी।
जी बेटा क्विज का सर मैं टॉपिक 20 मिनट लेट थी, लाइट नहीं आ रही थी, बाकी मैंने पूरा सर लेक्चर अटेंड किया। सर आपने और प्रेजेंट कर दिया। नहीं, मैंने एब्सेंट किए हैं। फैजान अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद शुएब एब्सेंट है। फैजान अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद शुएब एब्सेंट है। सर माइल अभी उस पे आता हूँ, 1 मिनट सब्र कर ले बेटा, सब्र कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। आता हूँ। दानिश अली जवेद एब्सेंट है, मोहम्मद मौवीज एब्सेंट है। दानिश अली जवेद और मोहम्मद मौवीज। कायनात नसीर एब्सेंट है। सर मैं प्रेजेंट हूँ। दानिश अली जावेद प्रेजेंट है सर। कौन है? दानिश अली जावेद। अच्छा, आगे आते हैं। अब्दुल्ला कलीम एब्सेंट है। अमार तौकीर अली एब्सेंट है। अमार तौकीर अली एब्सेंट है। सर हमारे का भी कनेक्शन गया, इसका मुझे मैसेज आया। बाकी प्रेजेंट है। सर हमार रूट रीस्टार्ट करने गया है। जी हमार तो की रही रूट रीस्टार्ट करने गया आ जाता है। रीस्टार्ट करने गया हुआ है। रूट रीस्टार्ट करने गया भी 2 मिनट हुए। चलो सर मेरी ठीक है। एब्सेंट तो नहीं लगाई? नहीं बेटा, नहीं लगाइए। ठीक है, ओके बेटा, आप अल्लाह लेक्चर लीव हाफिज। कर सकते हैं? क्विज का टॉपिक तो बता दें। ओके अल्लाह हाफिज। तो इसका क्या सर टॉपिक क्विज किस बेस पे लेंगे बेटा? लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 21 सारे। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।